नमस्कार दोस्तों, आज सीए तपन में आपका स्वागत है और 12 जून और आज मार्केट ऑल टाइम हाई टच के वापिस। और द रीज़न है क्योंकि यूएस का आज फेड की कमेंट्री आने वाली है और बात की जा रही है कि इस बार पोवेल साहब ना डोविश कमेंट्री देंगे और अगर वो डोविश कमेंट्री देंगे आगे जाके इंटरेस्ट रेट कट के सिनारियो बढ़ेंगे। और मार्केट चाहता है कि ऐसी कमेंट्री, क्योंकि कुछ जो डेटा है रिलेटेड टू जॉब्स एंड इन्फ्लेशन वो फेवरेबल है आगे के इंटरेस्ट रेट कट के बारे में। और इसके लिए आपने देखा आज मार्केट थोड़ा अप रहा है, प्रीएम्प्ट कर रहा है कि कल आज रात को जो कमेंट रहेगी कल यूएस उस तरह से ओपन होगा। तो उस तरह से ये एक आप देख रहे हो कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई टच किया है। लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है? हम लोग डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा अभी जो मेन इवेंट था वो तो चला गया, इलेक्शन का मिनिस्ट्री एलोकेट हो गई, स्टेटस को था। तो अभी हम लोग ये जो इंटरेस्ट रेट का जो सिनेरियो उस पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट में कट आता है आगे जाके तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा स्टॉक मार्केट को। और अगर आप देखो नास्डैक की भी रैली चल रही है, क्योंकि वो एनवीडिया और जो चिप मेकिंग स्टॉक्स है ना काफी अच्छे परफॉर्म करे। इवन एप्पल ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था कल। सो इन वजह से तेजी बरकरार है मार्केट में। और स्टेटस को के वजह से इलेक्शन में उतना कुछ चेंज नहीं हुआ। हाँ, थोड़ी वीक गवर्नमेंट है, लेकिन मार्केट इज ओके विद दैट। निर्मला सीतारमण वापस फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। काफी लोगों का ऑब्जेक्शन है उसके लिए, लेकिन क्या भाई, अगर सीईओ चाहता है, जो इंडिया का सीईओ कौन है, मिस्टर मोदी चाहते हैं कि भाई सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर बने तो बनेंगे। तो एज ए मार्केट पार्टिसिपेंट हमें क्या चाहिए? अगर अच्छी तरह से पॉलिसी इंप्लीमेंट हो और आगे जाके मार्केट बढ़े वही चाहते, तो लेट्स सी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कंटिन्यू होंगे। आज हम लोग एक सेगमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है फार्मा सेक्टर का इशू। काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि फार्मा सेक्टर का क्या लग रहा है, क्योंकि मुझे कमेंट बॉक्स में मिले। और बाय द वे, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लिखना है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आई ट्राई टू टेक इट कवर। मैं आज कल के जो क्वेश्चंस आए थे वो सब आज कवर करने वाला हूं, तो स्टे टिल द एंड। अगेन, आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो डू लाइक एंड शेयर इट वीडियो टू एवरीवन एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। चलिए अभी फार्मा सेक्टर के बारे में बात करते हैं। फार्मा सेक्टर ओवरऑल एक तरह से ना एक कमबैक आया, पीछे 3-6 महीने में एक अच्छा खासा कमबैक आया और उसके काफी सारे रीजन है। और एक काम करते हैं कि हम लोग ओवरऑल फार्मास्यूटिकल मार्केट, इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट किस तरह से ग्रो हुआ है, वो बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो मैं आपको एक पीपीटी दिखाना चाहता हूँ। लेट मी शेयर द स्क्रीन। और ऑल्सो गाइस, फार्मा सेक्टर ने रिकवरी तो काफ़ी की है, अगर हम लोग ओवरऑल अगर हम अभी की बात करें तो। लेकिन उसमें भी आपको ये देखना है कि किस तरह से रिकवरी की और कौन से बेसिकली कंपनीज़ में रिकवरी आई है। तो अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो जो मैट है, मैट का मई 24। अब मैट क्या होता है? मूविंग एनुअल टर्नओवर। ओके, तो पूरे साल का टर्नओवर। तो हम लोग बात करें तो मैट टर्नओवर जो बात करते हैं हम लोग, तो वो है ना मई 22 में 8.3% से ग्रो हुआ था, मई 23 में 11.5% से, और अभी इस महीने में मई 24 में ये 7.4% से ग्रो हुआ है। तो कंपेयर टू लास्ट टाइम इट इज 7.4, तो थोड़ा ऑन अ लोअर साइड है। ये हम लोग बात करें पूरा फार्मास्यूटिकल सेल्स का ग्रोथ कितना हुआ वो हम लोग बात कर रहे हैं। जब हम लोग बात करें, ये मूविंग एनुअल टर्नओवर है। ओके, मूविंग एनुअल यानी पिछले एक साल का आपको लेना है। यानी मई 24 है, तो जून 23 से मई 24 तक का कितना, तो वो 7.4%। अगर हम लोग मंथली सेल्स की बात करें, तो अगर हम लोग मई 24 की सेल्स की बात करें, तो वो अच्छा खासा ग्रो है, वो है 9.8%। अर्लियर वो 8.9 था, उसके आगे 1.4। तो ये जो 9.8% है वो अच्छा ग्रोथ दिख रहा है फार्मास्यूटिकल कंपनी में। सो दैट इज अ गुड थिंग। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें से कौन से क्या बड़ा है, क्यों सेल्स बढ़े। देखो, कोई भी रेवेन्यू बढ़ने का कारण या तो वॉल्यूम ग्रोथ होता है या तो प्राइस ग्रोथ होता है। ओके, तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे बड़ा अगर हम लोग पूरे साल की बात करें तो सबसे ज्यादा ग्रोथ आया है प्राइस ग्रोथ की वजह से। तो बेसिकली फार्मास्यूटिकल कंपनीज के जो दवाई है उनकी प्राइस बढ़ी है। अगर हम लोग मई की बात करें तो उसमें भी प्राइस ग्रोथ ही दिख रहा है ज्यादा। तो इसलिए जो वॉल्यूम ग्रोथ था, वैल्यू ग्रोथ आया है, उसमें मैक्सिमम ग्रोथ है प्राइस ग्रोथ के बारे में। और देखो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो आपका रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन ज्यादा होता है और नो ओवरऑल आपका प्राइस बढ़ रहा है। तो वन ऑफ द मेन रीजन क्यों प्राइसेस बढ़े, ये कारण है। अगर हम लोग बात करें कि कौन सी कंपनी का ओवरऑल
पूरे पिछले 12 महीने में सेल ज़्यादा है। तो अगर इस तरह से देखें हम लोग, तो सन फार्मा का ऑलमोस्ट 8.5 परसेंट ग्रोथ है। हम लोग मैट 24 की बात करें, सबसे अच्छा ग्रोथ अगर आप देखो, तो इंटास का है, फिर ग्लेनमार्क का है, इप्का लैब का है, ओके। देन अगर आप यहाँ देखो जेबी केमिकल्स का भी अच्छा ग्रोथ है। इंडोको का माइनस है, बाकी सबके ऑलमोस्ट 6 टू 8%। ये हम क्यों आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपको पता चल गया कौन-सी कंपनी का कितना ग्रोथ हो रहा है सेल्स, अगर हम लोग पिछले 12 महीने की बात करें। तो जैसे मैंने बोला इंटास, ग्लेनमार्क, इप्का और जेबी का ना डबल डिजिट में ग्रोथ हुआ है, व्हिच इज़ क्वाइट गुड। तो ये है ग्रोथ इन लोगों का। अब हम लोग बात करते हैं कि ओवरऑल अगर हम लोग मंथली की बात करें कि मंथली बाय मंथ कैसे ग्रो हो रहा है। सो मंथ बाय मंथ इस महीने की बात करें तो मई 24 में मैनकाइंड ओवरऑल अच्छा ग्रोथ किया है, सिप्ला ने अच्छा ग्रोथ किया है, मैक्लोड्स ने ऑलमोस्ट 15.9% से ग्रोथ किया है, ग्लेनमार्क ने 18.9, सैनोफी ने 12, ओके, एफडीसी का 20 है, एरिस का 10.6 है और जेबी का 13.1 है। अगर हम लोग मार्केट शेयर की बात करें तो सबसे हाईएस्ट जो है वो सन फार्मा है। 7.8% टोटल जो मार्केट शेयर है वो सन फार्मा का है। एबोट का सेकंड आता है, सिप्ला का थर्ड आता है और मैनकाइंड का ऑलमोस्ट फोर्थ आता है। ओके, सो ये आपको देखना है कि ओवरऑल अगर आप देखो तो सन फार्मा, एबोट, सिप्ला, मैनकाइंड एंड अल्केलम वो 4% है। सो ओवरऑल ये बड़ी कंपनी है, उसमें से मेजर जैसे बोला सन फार्मा, एबॉट एंड सिप्ला आर द मेजर वन और उनका ग्रोथ डिसेंट रहा है। ऑफ कोर्स सिप्ला का इस मंथ में ग्रोथ ज़्यादा है। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इस ये जो ग्रोथ आई है ओवरऑल, जैसे मैंने बोला कि 8.9% से ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर, सॉरी 9.8% से लेड बाय इम्प्रूव्ड ट्रैक्शन ऑफ एक्यूट सेगमेंट, तो वो एक्यूट सेगमेंट की वजह से ज़्यादा हुआ है। अगेन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो अप्रैल में 8.9% था, इस बार 9.8 है, यानी फाइनेंशियल 25 में एस्टीमेट ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ से कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ से फार्मा का ग्रोथ भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी एक अपटिक आ रहा है फार्मा कंपनीज में, आपके सेल्स में भी अपटिक आ रहा है, तो विच इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर द फार्मा कंपनी, क्योंकि 24 इतना अच्छा नहीं रहा था। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है। दूसरा आपको देखना है कि भई अ चंक ऑफ द इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस इन द मंथ वाज़ एट्रिब्यूटेड बाय द प्राइसिंग ग्रोथ। फिर वॉल्यूम ट्रैक्शन, देखो वॉल्यूम ट्रैक्शन तो था लेकिन वो नॉर्मल था, लेकिन मेन जो जैसे मैंने बताया वो प्राइसिंग ग्रोथ के वजह से था। अगेन मई में ज़्यादा कौन-सी चीज़ें चली है वो ऑन्कोलॉजी, वैक्सीन, यूरोलॉजी, गैस्ट्रो, देन गा कार्डियक, ड्रामा एंड वीएमएन। तो ये सब थेरेपी के वजह से एक अच्छा खासा सेल्स में पुश आया था, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि भाई किस तरह से ग्रोथ है एंड एवरीथिंग, लेकिन अब मेन बात ये करनी है हमें यहाँ से, कि यहाँ से आपको फार्मा कंपनी का अगर एनालिसिस भी करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे सेल्स बढ़ाए, तो आपको कैसे फार्मा कंपनीज का एनालिसिस करना है और यहाँ से क्या लग कर सकते हो आप। तो टॉकिंग अबाउट दैट फार्मा कंपनीज में एक चीज़ आपको देखनी है कि भाई इनके पाइपलाइन में क्या है? क्योंकि देखो, ये पेटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फार्मा कंपनीज के। पेटेंट इनको 5 साल, 10 साल के पेटेंट मिलते हैं, कभी-कभी 20 साल के। कौन से एक्सपायरी आ रहे हैं, कौन से नए पेटेंट आ रहे हैं। अगेन यूएस एफडीए इश्यूज़ कैसे है? क्या ये बड़े यूएस एफडीए इश्यूज़ हैं कंपनी के लिए? क्योंकि यूएस एफडीए तो ऐसे है ना, कभी भी आके खड़ी रह जाएगी आपके वहाँ। ऑफ कोर्स वो बोल के आती है, लेकिन कभी भी वहाँ प्रॉब्लम आती है तो फिर फार्मा कंपनी को कभी 3 महीने, 6 महीने, कभी 1 साल लग जाता है वो क्लियर करने में। और वो जो क्वेरीज़ आती है वो ऐसी नहीं होती कि तुरंत निकल जाए, ओके? और उसके वजह से प्रोडक्शन हिट आता है। तो यूएस एफडीए इश्यू किस-किस कंपनीज़ का है, वो भी आपको देना है कि कौन-सी कंपनी का पास हो गया है, ये सब देखना रहता है। सेल्स तो है एक, प्लस जैसे मैंने पेटेंट एंड प्लस आर-एन-डी, आर-एन-डी में क्या हो रहा है, आर-एन-डी में कौन-सी नई दवाई आई है। अगर अगेन गाइस, अगर आप फाइनेंस गंदे हो, जैसे कॉमर्स बंदा मेरे जैसा ना, उनको लिए भी यार ये सब थेरेपी समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मुझे तो कभी-कभी ऊपर से चली जाती है। हाँ, लेकिन अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो थोड़ा अच्छी तरह से समझ पाओगे। लेकिन हाँ, आपको समझना है कि पाइपलाइन में कौन से प्रोडक्ट्स है और पेटेंट कौन से आ रहे हैं। ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जो भी सेगमेंट में वो है, उसकी कॉम्पिटिशन जेनेरिक के सामने कैसी है,
किस तरह से माहौल है और किस तरह का आर दे सोल डिस्ट्रीब्यूटर और इज़ अ मास डिस्ट्रीब्यूशन, वो बहुत कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है क्योंकि जेनरिक में आपको भी पता है इंडिया इज़ नंबर 1 इन द वर्ल्ड। ऑलमोस्ट 20% अगर जेनरिक दवाई बिकती है तो इंडिया में बिकती है और इंडिया प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली जेनरिक के साथ कॉम्पिटिशन में क्या ये कंपनियाँ खड़ी रही, काफ़ी सारी कंपनियों ने अच्छा परफ़ॉर्म किया है और उसमें आपका मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। मैनेजमेंट डिसाइड हो किस सेगमेंट में जाना है। अगेन आपके यूएस सेल हो या यूरोप सेल हो, ओवरसीज़ सेल किस तरह से अभी फ़ॉर्म हो रहे हैं। ये सब जानना बहुत-बहुत ज़रूरी है कोई भी फार्मा कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। फार्मा एज़ अ सेक्टर इज़ अ गुड सेक्टर टू इन्वेस्ट, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन बस वही है कि आप थोड़ा टेक्निकल इन नेचर है और आपको समझना है डिमांड सप्लाई कैसी है, कि भी किसी भी थेरेपी की प्रोडक्ट्स आती है तो उसकी डिमांड कैसी है वर्ल्ड ओवर और कौन से बाय प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, इसमें ये कंपनी का मार्केट शेयर कितना है, ये सब चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए ये सब है ना थोड़ा टेक्निकल हो जाता है अगर बेटर है आप अगर थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू या मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू का अच्छा नॉलेज है तो आप थोड़ा और डीप में जाके देख सकते हो। लेकिन एज़ अ सेक्टर इट विल कैन मेक यू अर्न अ लॉट, यहाँ से ना कंपाउंडिंग भी होगा। लेकिन वही है कि आप कौन-सा कंपनी सिलेक्ट क्योंकि कभी-कभी जैसे अभी बात करें लुपिन ने 5-6 साल 3-4 साल चला नहीं था और आप देखो लुपिन कैसा चला है। औरोबिंदो फार्मा भी देखो चल नहीं रहा था। अभी पिछले 1.5 साल में देखो लुपिन, औरोबिंदो फार्मा कैसे है, इवन सिप्ला, सन फार्मा। So these companies are good, no doubt about it. It is just no, you have to analyze it properly. Again, their market share, their products, and all that you have to get into inside. और थोड़ा समझना है डिटेल में बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस प्रोडक्ट्स, ओके, और सॉरी इन दिस स्टॉक्स। तो गाइस आपको थोड़ा पता चला होगा फार्मा कंपनीज का पोजीशन क्या है। पोजीशन अच्छी है, एक इन शॉर्ट मैं आपको बोलूं पोजीशन अच्छी है। सेल से दिख रहा है जो अभी अपटिक रहा है, मंथ बाय मंथ भी आप देखो सेल सब ऊपर जा रहे हैं। सो यहाँ से फार्मास्यूटिकल एक तरह से कह सकते हैं ना कि एक डार्क हॉर्स की तरह आगे बढ़ रहा है। तो गाइस ये था फार्मास्यूटिकल के बारे में थोड़ा मैं जाना। होप आपके पास कौन से फार्मा स्टॉक्स है कमेंट बॉक्स में डालिए और तो अगेन कोई रिव्यू करना चाहे तो मुझे बताइएगा एंड डू लाइक दिस वीडियो गाइस। अब हम लोग क्या करते हैं हम लोग एक काम करते हैं आपके क्वेश्चन आंसर लेते हैं। कल जो भी क्वेश्चंस आए थे लेट मी आंसर दैट और आप भी जरा अपने क्वेश्चंस लिख लेना। So talking about various questions which you are asking guys, तो पहला क्वेश्चन है बेसिकली डीएसपी का कि लॉन्ग टर्म में टीसीएस, इन्फोसिस, एलटीटीएस, एलटीआई, टेक महिंद्रा, विप्रो, सिनिटी सब शेयर्स है आपके पास। अच्छा, कौन सा बेस्ट है इसमें से? देखो यार मैं डायरेक्टली तो बोल नहीं सकता लेकिन आई थिंक आई थिंक दिस इन्फोसिस, टेक महिंद्रा नो दिस आर मच बेटर देन अदर व्हाट आई फील। देन आल्सो आप खुद का रिसर्च कर लेना। अगेन एज अ नो यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च। बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मैं सिर्फ सजेशन दे सकता हूँ बट यस ओवरऑल आई थिंक वो 2 स्टॉक्स मुझे ठीक-ठाक लग रहे हैं। सतीश वाडेकर का कहना इट्स अ ग्रेट टीचिंग तपन जी, सो थैंक यू सतीश जी। फिर दूसरा एक क्वेश्चन है अजय का कि अजय मन के टाटा इन्वेस्ट है गुड टू इन्वेस्ट एज़ अ प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फर्म। नहीं प्राइवेट इक्विटी की तरह देखो आप मत डालो, मैं तो टाटा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है और पता नहीं यार इस तरह का जिस तरह का वैल्यूएशन टाटा इन्वेस्टमेंट अभी ड्राइव कर रहा है, आई डोंट दैट इज सस्टेनेबल और नॉट। लेकिन मैं ये होल्डिंग कंपनी से दूर रहूँगा कंपैरेटिवली। आई थिंक आई विल गो अगर उनकी जो इतनी सारी सब्सिडाइज़ उसमें कौन-सी कंपनी परफ़ॉर्म कर रही है वो कंपनी लेने को ट्राई करूँगा। ओके देन वारी-वारी रिन्यूएबल्स और दीपक फर्टिलाइज़र का क्या है? वारी-वारी देखो एट द एंड ऑफ द डे आपको भी पता है कि वैल्यूएशन काफ़ी हाई है लेकिन जो पावर मिनिस्ट्री भी चेंज हुई है लेकिन वही है कि कम्फर्ट लेवल होना चाहिए। मुझे वो कम्फर्ट नहीं आ रहा है। वाई-वाई रिन्यूएबल्स पे आई डोंट नो आई मे बी रॉन्ग बट पता नहीं यार किस तरह से तो मैं वो कंपनी के बारे में नहीं बोलूँगा लेकिन अगर आप होल्ड कर रहे हो, आप होल्ड कर सकते हो अजय जी स्टॉप लॉस के साथ। आई थिंक देखते हैं यहाँ से आगे कैसा होता है। पावर मिनिस्टर तो चेंज हो गए, रिन्यूएबल्स के मिनिस्टर भी चेंज हो गए। यहाँ से कैसे वो देखना पड़ेगा। दीपक फर्टिलाइज़र एक प्लस पॉइंट है अजय जी क्योंकि आई थिंक शिवराज सिंह चौहान अभी आए हैं उन्होंने ये मिनिस्ट्री सँभाली है। और मॉनसून बहुत अच्छा है 106% ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेज तो आई थिंक वहाँ एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिल भी सकती है। ओके ज़ेंसर में आपको आप वेट कर सकते हो।
थोड़ा रिवाइवल आएगा आईटी का। कल कल आज हमें पता चलेगा। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, क्योंकि अगर आज फेड बोल रही है, थोड़ा भी हॉकिश हो गए वो लोग, डोविश हो गए ना, तो बेसिकली क्या होगा कि मार्केट समझ लेगा अच्छा इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है, तो वहाँ ऊपर जाएगा, तो यहाँ ये सब आईटी स्टॉक्स भी ऊपर जाएँगे। तो आई थिंक आप होल्ड कर सकते हो। दीपक, मैंने जैसे बोला कि रेन की वजह से आप होल्ड कर सकते हो, अच्छा है, तो वहाँ फ़ायदा हो सकता है। ठीक है। पंकज जी बोल रहे हैं कि आई एम वेरी हैप्पी विद द मिनिस्ट्रियल यस, और अपने पास ऑप्शन भी क्या है पंकज जी, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। बट यस, एक एक तरह से कंटिन्यूएशन है। सेम कैबिनेट आई है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी कंटिन्यू होगी, तो वो एक एक तरह से काफ़ी पॉजिटिव है। अमरीश जी बोले थैंक यू सर फॉर योर थैंक्स अमरीश जी। अ, देन माधव बोरकर बोल रहे कि व्हाट अबाउट द एशियन पेंट्स? एशियन पेंट्स, माधव जी, आई विल नॉट एट ऑल सजेस्ट टू इन्वेस्ट। ये क्यों करना है आपको यार? अ, वो सो हाथी है, लेकिन सो गया हाथी है, ऐसा नहीं, सो गया ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है, वहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ी ग्रासिम की ओर से आ रही है। ग्रासिम ने जैसे पेंट इंडस्ट्री में एंटर किया है ना, वो प्राइस कट कर रहे हैं, और उनका उनका मेन मोटो है कि एक बड़ा कहते हैं ना, स्टेक ले लेना है और शेयर कैप्चर करना है, और उनका नेटवर्क अच्छा है। अल्ट्राटेक सीमेंट का आपको पता है नंबर 1 है सीमेंट इंडस्ट्री में। तो उनका ऑलरेडी नेटवर्क अच्छा है, तो वो लोग सीमेंट आते हैं, उसके साथ पेंट का डब्बा भी दे देंगे, भाई पेंट का डब्बा ले जाओ हमारा। तो बात ये है कि उनको कुछ नया एस्टेब्लिश नहीं करना है, सेम नेटवर्क में आप पेंट का बेसिकली कर सकते हो, और उन्होंने एक साथ 4 प्लांट खोल दिए, तो वो बड़ा थ्रेट है एशियन पेंट्स की मोनोपोली। अब कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो गाइस, कॉम्पिटिशन की वजह से आपको आपके प्राइसिंग में प्रॉब्लम होगी। अब लेकिन एक चीज़ है जो पॉज़िटिव जाएगी इन सब के लिए, वो है ऑयल नीचे जा रहा है। आपको पता है 72 78 के आस-पास नीचे आ गया था। तो वो एक पॉज़िटिव जाएगी पेंट इंडस्ट्री के लिए, पर मुझे ओवरऑल लग रहा है कि पेंट इंडस्ट्री अभी एक प्राइस वॉर की तरफ जाए। जैसा ये टेलीकॉम में हुआ था, वैसे ही यहाँ मुझे लग रहा है कि इनिशियली आप अभी देखो 2-3 साल से ये भारती एयरटेल और वो सब चलना चालू हुए। लेकिन अगर आप बीच में 5 साल की बात करो, तो जब वो प्राइस वॉर चल रहा था, जियो, भारती एयरटेल, कोई मूव नहीं हो रहा था, करेक्ट? और उस टाइम पे तो इतने सारे प्लेयर्स थे। फिर धीरे-धीरे सब प्लेयर्स बाहर निकले, और फिर अभी 3 ही प्लेयर बचे। वोडाफोन आइडिया को तो बचाया गया था। तो यही चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि पेंट इंडस्ट्री में, मैं ऐसा नहीं बोला पेंट इंडस्ट्री में कंपनियाँ बंद होगी, लेकिन उसका बड़ा इम्पैक्ट आएगा, तो आपको ये ध्यान रख के इन्वेस्ट करना है। मेरे हिसाब से आई थिंक इट विल नॉट give you a great return. So again, this is just a suggestion. You have to do research by your own before investing. विजय बटुला बोल रहे हैं कि व्हाट अबाउट शुगर स्टॉक, बजाज, हिंदुस्तान, केएम शुगर, शक्ति शुगर? वेल, ये सब स्टॉक्स में ना मैं नॉर्मली इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, और द रीज़न इज़, और मैं ना मेरे मेंबर्स को इन्वेस्ट करवाता हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ना ये सब साइक्लिकल स्टॉक्स है, और पॉलिसी पे बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। इलेक्शन के बाद भी कौन मिनिस्ट्री संभाल है, उनकी पॉलिसी क्या लग रही है, तो ये सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी नहीं है, तो इसलिए नो नॉर्मली आई अवॉइड दैट सेक्टर। Uh, Naresh Kumar sir, you are always exceptional in teach. God bless you. Thank you, Naresh जी। फिर दूसरा एक क्वेश्चन है, 1 मिनट मैं ले लेता हूँ। अ, या सो दूसरा एक क्वेश्चन है कि अमृत राठौड़ का है कि टाटा पावर, एचईएल, बीएल, अब ये तीनों स्टॉक में ना आई थिंक अमृत जी आप वेट कर सकते हो। आपको भी पता है कि मिनिस्ट्री अभी एलोकेट हो गई है, और वो हमारे लिए पॉजिटिव है कि जो भी सेक्टर थे जो बहुत बड़े थे, उसी सेक्टर में कोई चेंज नहीं आई है। तो आई थिंक आप वेट कर सकते हो थोड़े टाइम, क्या पॉलिसी और 1-2 महीने में क्या आती है। आई थिंक यहाँ से निकलने की कोई ज़रूरत मुझे तो अभी नहीं लग रही है, क्योंकि सेम फॉर्मेशन है, वही है ना, कॉपी पेस्ट है, तो आई थिंक वी हैव टू गिव टाइम। ओके। देन दूसरा एक क्वेश्चन है कि सर बीईएमएल क्या लग रहा है? बी वन वही है मेरा आंसर कि बीईएमएल में भी आपको ज़रा वेट करना चाहिए। क्या हो रहा है सरकार के एंड से, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, राजनाथ सिंह वापिस आए हैं, और क्या कुछ चेंज हो रहा है वहाँ, वो सब देख के ही आपको इन्वेस्ट करना, आप होल्ड कर सकते हो। देन राजेश राठौड़ बोल रहे हैं कि सर क्या लग रहा है फेड क्या करेंगे? अब फेड आज इवनिंग में ऑफ कोर्स द पॉलिसी है, तो पॉलिसी में ऐसा तो लग रहा है कि वो हॉकिश ही रहेंगे, और ओवरऑल शायद वो
क्लू दे देंगे या डोइश सॉरी कि इंटरेस्ट रेट कट होगा एट द ईयर एंड होपफुली अगर वो आ गया तो बेटर है मार्केट के लिए क्योंकि मार्केट वो एक्सपेक्ट करके चल रहा है और इंडियन मार्केट ने भी आज ऑल टाइम हाई क्यों टच किया रीजन वही था सेम कि शायद मार्केट को लग रहा है कि कल यूएस में आज रात को ही बेसिकली एक अच्छी खासी रैली आ सकती है तो उसके वजह से बढ़ा है। अगेन गाइस बिफोर आई गो गाइस अगर आपको ये सीखना है कि हम लोग कैसे वैल्यू करते हैं किस तरह से स्टॉक सजेस्ट करते हैं ये सब तो बेसिकली लिंक नीचे दिया है आप वो अटेंड कर सकते हो इट विल हेल्प यू टू ग्रो एंड ऑल्सो विल एबल टू प्रोवाइड यू द सर्विस। चलिए तो थैंक यू वेरी मच गाइस डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो अब मैं यहाँ तक रखते हैं और मैं कल मिलते हैं सेम टाइम पे और सी यू देन बाय बाय।